हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, और अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणु का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, अंडाणु का नामांकन चित्र का वर्णन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन की क्रिया को समझाइए या निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। तो पुरुष जनन तंत्र समझाने से पहले या बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो मानव में जनन होता है वो कैसे होता है। तो मानव में जनन, मानव में जनन, मानव की बात करें या मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में जनन होती है। जनन का मतलब होता है निर्माण करना। जनन का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। तो जो जनन होता है, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। तो जनन क्या होता है? अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? जनन। अब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देगा ना, कि अब जो मनुष्य है वो बकरी को जन्म देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो मनुष्य है वो सिर्फ अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे सकता है। अब जनन की बात करें तो जो जनन होती है वो जनन दो प्रकार से होती है। जनन कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक होता है लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन वे जनन होते हैं जिसमें आपके युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होती है, लैंगिक जनन में युग्मक या तो नर हो सकते हैं या तो मादा। तो इस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब नर जनन में जो नर जनन तंत्र फिट होते हैं या जो नर जनन में जो तंत्र होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नर जनन तंत्र। मादा में जो जनन तंत्र लगे रहते हैं उसे हम बोलते हैं मादा जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में किसका निर्माण होगा? नर का। और मादा में किसका होगा? मादा का। तो आपको पता होगा कि जो नर होते हैं
वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और जो मादा होती है वो आपके अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक, तो जो नर होती है, नर जब मेच्योर होती है तो शुक्राणु का निर्माण करती है, और जब मादा मेच्योर होती है तो किसका निर्माण करती है? अंडाणु का। अब शुक्राणु और अंडाणु जहां पे मिलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन। हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। भ्रूण का। और भ्रूण होने के बाद किसका निर्माण होगा? एक नन्हा मुन्ना सा खिलता हुआ, किलकारी मारता हुआ बच्चा आपका इस पृथ्वी पर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आपको कि जो जनन होती है, जनन का मतलब अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देने की क्रिया या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। जनन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो जनन होती है जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में दो युग्मक बनते हैं, या तो नर बनेंगी और मादा। अब जो नर युग्मक है, नर में नर जनन तंत्र उपस्थित होते हैं और मादा में मादा जनन तंत्र उपस्थित होते हैं। जो नर होती है, नर में नर होती है और मादा जनन तंत्र में मादा होती है। नर से शुक्राणु निकलते हैं और मादा से अंडाणु निकलते हैं। अब जो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो उसे हम निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद आपके युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद आपका युग्मक का निर्माण होता है। एन युग्मक आपके 2n होते हैं और इसके बाद आपके भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण आगे चल करके विभाजित कर करके एक नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या करता है? निर्माण करता है, या एक नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म देता है। तो ये रही आपकी एक जनन की पूरी क्रिया। तो अब हम एक एक करके समझते चलेंगे कि जो नर जनन तंत्र होते हैं वे कैसे होते हैं और जो मादा जनन तंत्र होते हैं वे कैसे होते हैं। तो चलिए अब हम पुरुष जनन तंत्र का संरचना बनाते हुए आपको समझाएंगे। तो ये रहा आपके पुरुष जनन तंत्र की संरचना। तो चलिए इसका नामांकन हम करते हैं। तो ये जो आपको अंदर राउंड जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं वृषण। इसको क्या बोलते हैं? वृषण। इन वृषण में किनका निर्माण होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 20 से 30 करोड़। अब इन शुक्राणुओं के निर्माण में ऊपर जब निर्माण हो जाता है तो इनको परिपक्व होने के लिए ये परिपक्व कहाँ होते हैं? अधिवृषण। और ये जो आपके वृषण है जिस झिल्ली में पैक रहते हैं उसको हम बोलते हैं वृषण कोश। अब इनके अंदर जो वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, इन शुक्राणुओं को आपको ले जाने वाली नली को हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी नलिका। उसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी या शुक्र नलिका। अब ये आपका रहा मूत्र वाहिनी, और इधर आपको
ये जो दिख रहा होगा राउंड शेप, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। और यहाँ पे आपके दो अखरोट जैसी संरचना लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये आपको जो ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। और ये आपका जो पेशी संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष्ण। और शीर्ष्ण के निचले छोर को हम बोलते हैं शीर्ष्णमुंड। ये आपका रहा मूत्र मार्ग। तो चलिए हम आपके इस नामकरण को एक एक करके आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जो पहला आपका जो अंग है, जो आपके नर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, उसे हम बोलते हैं वृषण। अब ये वृषण क्या करते हैं? तो वृषण के दो कार्य होते हैं। एक तो शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना, और इस वृषण से एक हार्मोन निकलती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो जो पुरुष है, जो पुरुष में से जो हार्मोन निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जब ये टेस्टोस्टेरोन आपके स्रावित होने लगते हैं, तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में आपके द्वितीयक लक्षण का भी आपको देखने को मिलता है। द्वितीयक लक्षण मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज में भारीपन, भौं का चौड़ा होना, चेस्ट का विकसित होना, ये सब किसके कारण होते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। वो किसके कारण होते हैं? जब ये पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव होते हैं, तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में आपके उनके शरीर में परिवर्तन होती है। तो ये किसके द्वारा होती है? वृषण के द्वारा। तो वृषण के दो कार्य होते हैं, एक तो शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। अब इन वृषण में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो 20 से 30 करोड़ आपके शुक्राणुओं की संख्या होती है। कभी आपने सोचा है कि जो आपके ये वृषण होते हैं, ये वृषण आपके जो श्रोणि भाग होता है या जो उदर भाग होता है, उससे बाहर क्यों होते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके ये जो वृषण होते हैं, आपके जो बॉडी होती है, श्रोणि भाग, उनसे बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जो आपके मनुष्यों का पूछे, या हम लोग की जो मानव होती है या जो नर होती है, अगर उनके ताप की बात करें, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 अंश सेल्सियस। और अगर इतने ताप पे अगर शुक्राणु को हम उत्पन्न करें, तो ये शुक्राणु उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आपके शुक्राणु होती है, शुक्राणु जो निर्माण होता है वृषण में, इसलिए आपके ये वृषण आपके शरीर से बाहर रहते हैं। और इस वृषण का ताप हमेशा 2 डिग्री आपके बॉडी के टेम्परेचर से कम रहेगी, तभी शुक्राणु का निर्माण होगा। अगर ये आपके बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो गई, तो आपके बॉडी में शुक्राणु के निर्माण नहीं हो सकता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो वृषण होते हैं, वो नर के बाहर क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका तापमान रहा, तो उनमें जो ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है, वो नष्ट हो जाएगी। तो आगे अगला रहा अधिवृषण। तो ये जो आपके वृषण में शुक्राणु है, शुक्राणु का तो निर्माण हो गया, लेकिन अब परिपक्व होना भी जरूरी है ना। तो इस अधिवृषण में आपके ये शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। अब जब ये परिपक्व हो जाएंगे, तो क्या वो उसी स्थान पे पड़े रहेंगे? नहीं, वो तो उसके स्थान पे नहीं पड़े रहेंगे। तो इनको आगे ले जाने वाली एक नली होती है, उसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ऐसी नलिका होती है जो शुक्राणु को ले जाती है।
शुक्राणु को आगे ले जाने वाली नलिका को हम क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। अब इस शुक्रवाहिनी से होते हुए जो आपके शुक्राणु हैं वो आपके क्या करेंगे? एक तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है और शुक्राशय पाई जाती है, जो कि आपके इस शुक्राणु को क्या करती है? तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उनको क्या करती है? आगे की तरफ भेजती है। और जब जैसे ये शुक्रवाहिनी नलिका से होते हुए आपके शुक्राणु आगे बढ़ते हैं और ये शीर्ष नस से होते हुए मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब ये शीर्ष में क्या होता है? आप देखे होंगे कि जो शीर्ष में होता है, शीर्ष के ऊपर आपकी पेशी लगी होती है। ये पेशी क्या करती है? समान अवस्था में ये शीर्ष में तो शिथिल अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये आपके मादा के योनि में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो उस अवस्था में क्या करते हैं? अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और आपका इसका अंतिम छोर कहलाता है शीर्ष नमून। और जब ये शुक्राणु आपकी यहाँ से शुक्रवाहिनी से होते हुए इस नलिका से होते हुए आएंगी, तो इस मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार जो नर होते हैं, नर में शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए और मूत्र को बाहर निकालने के लिए एक ही नलिका होती है, जिसके द्वारा आपके मूत्र भी बाहर निकलते हैं और जो शुक्राणु है आपके, वो भी क्या करती है? बाहर निकल जाती है। तो ये रहा आपके पुरुष जनन तंत्र की संरचना। आपको आपके पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। चलिए हम आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं मादा जनन तंत्र की। तो अगर मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसको जानने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो आपकी शरीर होती है कितने भागों में डिवाइड होती है। तो ये रहा आपकी बॉडी। तो आपका जो शरीर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है वक्ष, वक्ष भाग। दूसरा होता है उदर भाग और तीसरा होता है श्रोणि भाग। तो आपके जो भी सिस्टम होते हैं, जो भी तंत्र होते हैं, वो आपके इस श्रोणि भाग में व्यवस्थित होते हैं। वो तो चाहे आपके नर तंत्र हो या आपके वो मादा तंत्र हो। तो हम आपको अब मादा तंत्र को बताएंगे चित्र के सहायता से। तो हम चलिए मादा जनन तंत्र की चित्र को बनाते हैं। ये रहा आपके मादा जनन तंत्र। चलिए हम इसके नामकरण को करते हैं। तो ये रहा आपका योनि द्वार, ये आपका रहा योनि, ये आपका रहा परिगर्भाशय, ये आपका रहा गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर के अंदर होते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका रहा अंडाशय। अंडाशय को पकड़ने रखने के लिए यहाँ पे होती है झलरी, झलरी के ऊपर होता है कीप, कीप के ऊपर होता है एम्पुला और ये आपका रहा अंडवाहिनी नलिका।
और ये आपको जो अंदर खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा। तो जो मादा होती है, मादा जनन तंत्र में जो शुक्राणु के प्रवेश करने का जो द्वार होता है, इसी योनि द्वार से क्या करती है, ये शुक्राणु बहुत तेजी से इस मादा की योनि में प्रवेश करती है और इस योनि में प्रवेश करने के बाद जो ये गर्भाशय होती है, गर्भाशय की दीवार पाई जाती है जो बाहर की तरफ होती है, उसे हम परिगर्भाशय कहते हैं। परिगर्भाशय के नीचे व्यवस्थित होती है गर्भाशय पेशी स्तर और इसी गर्भाशय पेशी स्तर के अंदर व्यवस्थित होती है गर्भाशय अंतर स्तर। अब जब यही गर्भाशय अंतर स्तर टूटते हैं तो आपके ब्लड के रूप में बाहर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियड। तो आपको पीरियड का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो गर्भाशय की अंतर परत होती है वो क्या करती है, टूटती है, तो जिसके फलस्वरूप आपके ब्लड आपके बाहर निकलते हैं और आपके इनमें संख्या में 2 अंडाशय पाई जाती है। इस अंडाशय के अंदर आपके अंडाणु का निर्माण होता है और आप इन अंडाणु को या इन अंडाशय को पकड़े रहने के लिए झलरी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास ये फिंगर है ना, फिंगर से आप किसी चीज को पकड़ते हैं, तो उसी प्रकार इस झलरी के द्वारा ये अंडाणु क्या करता है, पकड़ा रहता है। अब इसके ऊपर रखते हैं कीप के ऊपर होता है एम्पुला, एम्पुला के ऊपर होता है अंडवाहिनी नलिका और इनके अंदर जो खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा। तो इस प्रकार मादा में 2 अंडाशय पाई जाती है। जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी अंडाशय होता है और एक जोड़ी क्या होती है, अंडवाहिनी नलिका होती है। तो आपको ये यहाँ पे नामकरण है वो आपका इस साइड भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको अब आगे बताते हैं कि आपके जो मादा होती है, मादा में जो बच्चा होता है वो कैसे ठहरता है। तो जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो क्या होता है, ये शुक्राणु आपके जो पुरुष का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग के नीचे मूत्र मार्ग होती है, शुक्राणु उस मूत्र मार्ग से आपके मादा की योनि में प्रवेश करते हैं और इस मादा की योनि में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, इस अंडवाहिनी नलिका में जाते हैं और इधर से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है और अंडाणु जाकर के आपके इस शुक्राणु के साथ मिलता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं निषेचन और निषेचन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है और फिर वो भ्रूण क्या करता है, एक परिपक्व शिशु को जन्म देने के लिए तैयार रहता है। तो ये रहा आपके मादा जनन तंत्र के बारे में आपके लिए जानकारी। आपको आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मानव में शुक्राणु का नामांकन चित्र का वर्णन कीजिए। तो हम आपसे पहले ये पूछेंगे कि जो शुक्राणु होती है, शुक्राणु कहाँ व्यवस्थित होती है, तो बताइए। हाँ ठीक, जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु आपके जो पुरुष होती है या जो नर होती है, नर में जो वृषण आपके बाहर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, उनमें क्या होती है, आपके 20 से 30 करोड़ की संख्या में उपस्थित होती है। तो चलिए हम इस शुक्राणु की संरचना बनाते हैं और आपको इस शुक्राणु के बारे में आपको बताएंगे। तो ये रहा आपके शुक्राणु की संरचना। चलिए हम इसका नामकरण करेंगे। ये होता है प्लाज्मा झिल्ली, और ये होती है एक्रोसोम, ये होता है कोशिका द्रव्य। ये रहा आपका केंद्रक, ये
आपका रहा गर्दन, ये आपका रहा मध्य भाग, मध्य भाग में ही व्यवस्थित होती है माइटोकांड्रिया। और ये रहा आपका पूंछ। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो शुक्राणु होती है वो शुक्राणु 3 भागों में डिवाइड होती है। आपका एक सिर, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, सिर, गर्दन और पूंछ। सिर वाले भाग में आपके पाए जाते हैं एक्रोसोम, कोशिका द्रव और केंद्रक। और जो गर्दन होती है, गर्दन क्या करती है, इस आपके पूंछ वाले भाग को या मध्य भाग को और इस सिर को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। और इस गर्दन भाग के नीचे होती है मध्य भाग, इस मध्य भाग में व्यवस्थित होते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। तो जो ये माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया जैसे इन शुक्राणु को ऊर्जा देती हैं, वो शुक्राणु क्या करते हैं, तेजी से संख्या में क्या करते हैं, रन करने लगते हैं। बहुत तेजी की संख्या में क्या करने लगते हैं, ऐसे ऐसे भागने लगते हैं। यही माइटोकांड्रिया या यही ऊर्जा आपके अंडाणु के पास नहीं होती है और अंडाणु क्या करती है, व्यवस्थित एक जगह पर रखती है। लेकिन माइटोकांड्रिया शुक्राणु में होने के कारण ये शुक्राणु क्या करता है, तेजी से आपके जो मादा होती है, मादा की योनि में ऐसे तेजी से दौड़ते हुए लाखों करोड़ों की संख्या में मादा की योनि में प्रवेश करता है। तो आपको शुक्राणु की संरचना को देख करके या इसका नाम आपको देख करके आपको शुक्राणु के बारे में पता चल गया होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं। शुक्राणु 3 भागों में डिवाइड होता है, सिर, गर्दन और पूंछ। सिर वाले भाग में आपके एक्रोसोम, कोशिका द्रव और केंद्रक पाई जाती है। जो एक्रोसोम हो जाता है वो एक प्रकार की एंजाइम होती है जो क्या करती है, आपके अंडाणु के दीवार को तोड़ने का कार्य करती हैं। और इनके अंदर कोशिका द्रव भी भरा होता है जो कि तरल होता है। और इनके अंदर एक केंद्रक होता है और इनके नीचे गर्दन होती है, गर्दन के नीचे मध्य भाग होती है, मध्य भाग में माइटोकांड्रिया व्यवस्थित होती है। ये माइटोकांड्रिया क्या करती है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे ये ऊर्जा मिलती है तो शुक्राणु तेजी की संख्या में ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते मादा की योनि में प्रवेश कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन 30 का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अंडाणु का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपके अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की संरचना को जानने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अंडाणु होता है वो कहाँ व्यवस्थित होता है। तो जो अंडाणु होता है वो आपके जो मादा होती है, मादा जनन तंत्र होता है, उनके जो अंडाशय होती है उनके अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे और उस चित्र के माध्यम से आपको हम अंडाणु की पोजीशन को व्यक्त करेंगे। तो ये रहा आपके अंडाशय, ये क्या रहा, अंडाशय, और ये क्या रहा, अंडाणु। तो जो मादा होती है, जो मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है और अंडाणु की भी संख्या कितनी होती है, 2। लेकिन अगर जो अंडाणु निकलने की बात है तो जो अंडाणु निकलती है वो अलग अलग महीने में निकलती है। तो मान लीजिए अगर ये जनवरी में निकला तो ये किस महीने में निकलेगी, फरवरी में। क्यों फरवरी में निकलेगी, क्यों एक साथ नहीं निकल सकती, क्योंकि जब ये जनवरी में निकलेंगी ये अंडाणु तो इसको बनने के लिए टाइम लगेगा या इसको बनने के लिए टाइम चाहिए। तो ये जनवरी में निकलती हैं तो एक महीने को, जब ये फरवरी में निकलेंगी तो एक महीने को इनको टाइम मिल जाएगा। तो एक महीने ये क्या करती हैं, अपने आप को बना लेती हैं। फिर ये जनवरी में बना तो ये फरवरी में बनेगा। तो जब ये फरवरी में निकलेगा तो इसको एक महीने का टाइम मिल जाएगा। तो ये किस महीने में निकलेंगे, मार्च में। तो आपको अंडाणु
की जो पोजीशन है वो समझ में आ गया। तो ये रहा आपके अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की संरचना में जो बाहर की तरफ परत होती है, जो 2 से 3 परतों की मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे व्यवस्थित होती है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ठीक नीचे व्यवस्थित होती है विट्टिलाइन झिल्ली, और विट्टिलाइन झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। अब इस कोशिका द्रव में केंद्रक व्यवस्थित होता है। अब यही केंद्रक क्या करता है, जब आपके उधर से शुक्राणु आएगा, शुक्राणु का केंद्रक मादा के केंद्रक से मिल जाता है तो क्या बनाता है, युग्मक। तो युग्मक कैसे होते हैं, टूयक। तो आपकी कुछ जानकारी आपके अंडाणु के बारे में आपको बताया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। अब जो मनुष्यों में निषेचन का मतलब क्या होता है, तो निषेचन का मतलब ये होता है कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन, निषेचन क्या है कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर मनुष्यों में निषेचन की बात करें तो जो मनुष्यों में निषेचन होता है वो कहाँ पे होती है, अंडवाहिनी नलिका में। तो जो मानव में निषेचन होता है, मानव में निषेचन अंडवाहिनी नलिका में होती है। ये आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मनुष्य होता है या जो मानव होती है, मानव में निषेचन किस नली में होती है, तो मानव में निषेचन किस नली में होती है, तो अंडवाहिनी नलिका में। तो चलिए हम आपको निषेचन को आपके डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो ये रहा आपके अंडाणु की संरचना। अब हम इधर आपके शुक्राणु की संरचना बनाएंगे। तो हम आपको बताए हैं कि जो शुक्राणु होती है, जो शुक्राणु आपके वृषण में कितनी संख्या में उपस्थित होती है, तो जो शुक्राणु आपके वृषण में 20 से 30 करोड़ की संख्या में उपस्थित होती है। और ये शुक्राणु आपके इस अंडाणु के पास आते हैं। कब आते हैं, जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो ये शुक्राणु क्या करती हैं, आपके इस अंडाणु से जाकर के संलयित हो जाती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो शुक्राणु है वो बहुत सारी संख्या में क्या करती है, इस अंडाणु को क्या करती है, घेर लेती है। लेकिन इन लाखों या करोड़ों की संख्या में केवल एक ही शुक्राणु क्या करता है, इस मादा के अंडाणु से क्या करता है, जाकर के फ्यूज करता है, मतलब जाकर के उनसे मिलता है। और इनके मिलने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है युग्मक का, सॉरी किसका निर्माण होता है, जाइगोट का।
बोलते हैं युग्मनज। आपको निषेचन की क्रिया समझ में आ गई होगी कि जो निषेचन होता है, निषेचन जब आपके नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। तो निषेचन को समझने के लिए हम यहाँ पे आपके अंडाणु की संरचना बनाए हैं और ये रहा आपके शुक्राणु की संरचना, कि जब शुक्राणु आपके विसर्ज से होते हुए, आपके शुक्रवाहिनी नलिका से होते हुए मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलती हैं, तो जब कोई पुरुष महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये शुक्राणु क्या करती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में मादा के गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचती हैं, अंडाणु के पास पहुंचती हैं और उनमें से केवल एक शुक्राणु क्या करता है, मादा के अंडाणु के केंद्रक के साथ जाकर के फ्यूज कर जाता है। उस फ्यूज होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन। और इस निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। अब ये युग्मनज किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। अब ये भ्रूण क्या करेगा, आपके बेबी का निर्माण करने के लिए तैयार रहेगा। तो आपको निषेचन की क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी।